तो गाइस, वेलकम बैक टू इस चैनल। तो हाँ, ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट होने वाला है इस सीरीज़ का, जिसमें हमने ऑडिट का क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया है पूरा का पूरा। अराउंड 150 प्लस क्वेश्चन है। तो अभी करते हैं लास्ट पार्ट डिस्कस फटाफट। ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट नीड टू ऑब्जर्व सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच आर कवर्ड इन द कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, इशूड बाय ICAI। ब्रीफली एक्सप्लेन ईच ऑफ द 5 प्रिंसिपल विच नीड टू बी complied बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है। Fundamental principle. In order to achieve the objectives of accountancy profession, professional accountants have to observe a number of prerequisites or fundamental principles. ठीक है। The fundamental principles as discussed in the code of ethics of ICAI to be complied are given below. इसको याद करने की सिंपल टेक्निक है IOC-CP। पहले यहाँ पे टी भी होता था तो फटाफट रहता था, तो IOC-CPT होता था, IOC-CPT। तो पर अब टी है नहीं यहाँ पे, तो IOC-CP से याद करते हैं। आपने किसी और तरीके से किया है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इंटीग्रिटी की बात करते हैं पहले। इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी विच रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। इंटीग्रिटी इंप्लाइज फेयर डीलिंग एंड ट्रुथफुलनेस की बात करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिविटी क्या है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी विच रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट, ठीक है, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट, बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनडू इन्फ्लुएंस। ठीक है। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनडू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। ठीक है। आगे चलते हैं प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर विच रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू अटेन एंड, इसको ऐसे बोलते हैं, अनटेन एंड मेंटेन बोलते हैं, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट लेवल रिक्वायर्ड टू ensure that client or employing organization receives competent professional service, ठीक है, based on current technical and professional standards and relevant legislation, and act diligently in accordance with the applicable technical and professional standards। ठीक है जी। चलते आगे वाले पे। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या बात करते हैं? प्रोफेशनल अकाउंटेंट शिल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी विच रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ information acquired एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स। ऑब्वियसली आपको ऑफिस में इतना कुछ ऐसा मिलता है कि आप अगर डिस्क्लोज कर दो तो ऑफिस का काम खत्म हो सकता है, बट आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी, नहीं तो आप ब्रीच पाए जाओगे, फिर आपको गिल्टी पाया जाएगा। जैसे हमने देखा था ना, क्लॉजेस में गिल्टी होता है वो कॉन्फिडेंशियलिटी अगर ब्रीच कर देता है। उसमें था ना क्लॉज तो मुझे याद नहीं आ रहा, शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में था, शेड्यूल 2 के पार्ट 1 में था, सॉरी, CCC था ना, CCC करके था, उसमें शायद दूसरा वाला था कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। आगे चलते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर कहता है professional accountant shall comply with the principle of professional behavior which requires an accountant to comply with relevant laws and regulations and avoid any conduct that accountant knows or should know might discredit the profession। मतलब comply with relevant law regulation करने पहले तो, फिर avoid any conduct that accountant knows or should know मतलब क्या नो होना चाहिए कि जो जिससे डिस्क्रेडिट है प्रोफेशन को, मतलब वही है ना, एक तरह से प्रोफेशन का नाम नहीं खराब होना चाहिए बस। Conduct that might discredit the profession includes conduct that a reasonable and informed third party would be likely to conclude adversely affects the good reputation of the profession। ठीक है। affects the good reputation of the profession। फिर a professional accountant shall not knowingly engage in any employment, occupation or activity that impairs or might impair the integrity, objectivity or good reputation of the profession and as a result would be incompatible with the fundamental principles। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट पे। थ्रेट्स डिस्टिंग्विश सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स फ्रॉम सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ओके। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या होते हैं, चलो पढ़ते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इज अ थ्रेट दैट अ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जजमेंट और बिहेवियर। ठीक है। पता ही आपको यार सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट है जिससे आपको हर्ट हो जाएगा, अगर आप कोई एडवर्स ओपिनियन दे दोगे, ठीक है, तो आप अच्छा ओपिनियन दोगे ना, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। इसी एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने, प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैविंग अ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका, कोटिंग लो फी टू ऑब्टेन न्यू एंगेजमेंट एंड अ फी सो लो दैट इट माइट बी डिफिकल्ट टू परफॉर्म द एंगेजमेंट और प्रोफेशनल सर्विस इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। मतलब तुम अच्छे सर्विस कर ही नहीं पाओगे, इतने कम पैसे चार्ज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली गलत है ना। हैविंग अ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप पे तुम्हारा कि क्लाइंट के साथ काफ़ी क्लोज तुम्हारा गहरा रिश्ता है।
where a professional accountant having access to confidential information that might be used for personal gain, ठीक है. Professional accountant discovering a significant error when evaluating the results of a previous professional service performed by a member of the accountant's firm. ठीक है जी, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स. हाँ जी, करते हैं हम सेल्फ रिव्यू थ्रेट. सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होते हैं? अपने काम किया उसको आप रिव्यू कर रहे हो, ठीक है. सेल्फ रिव्यू थ्रेट इज अ थ्रेट दैट प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल नॉट अप्रोप्रिएटली evaluate the results of a previous judgment made, ठीक है, और an activity performed by the accountant or by any other individual within the accountant's firm, ठीक है. Firm or employing organization on which the accountant will rely when forming a judgment as part of performing a current activity, ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इशूइंग एन इंश्योरेंस रिपोर्ट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द सेम सिस्टम. मतलब वो ये सिस्टम खुद बनाया, उसी के ऊपर इंश्योरेंस रिपोर्ट दे रहे हो भाई, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है ना फिर तो. प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैविंग प्रिपेयर्ड द ओरिजिनल डाटा यूज्ड टू जनरेट रिकॉर्ड डाटा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट. प्रिपेयर्ड द ओरिजिनल डाटा यूज्ड टू जनरेट रिकॉर्ड्स, ठीक है, यूज टू जनरेट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर द ओरिजिनल. इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन हो गया हमारा. फिर आगे यू आर मैनेजर ऑफ द ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ नारिंग एंड कंपनी, ठीक है. हम मैनेजर है ऑडिट डिपार्टमेंट के, ठीक है. यू आर डीलिंग विद सेवरल एथिकल एंड प्रोफेशनल मैटर्स रेज्ड एट रीसेंट मैनेजमेंट मीटिंग्स ऑल ऑफ विच रिलेट टू ऑडिट क्लाइंट्स ऑफ योर फर्म. ओके, मतलब हमारी फर्म के ऊपर ही मैटर रेज किए गए हैं, ठीक है. वन ऑफ योर क्लाइंट ब्रेनवुड कंपनी has year ending 31st March 2024. During this year, the company established a pension plan for its employees, and this year end the company will be recognizing for the first time a pension deficit on the balance sheet. Okay, in accordance with India's 19, ठीक है. The finance director of Benwood company has contacted the audit engagement partner asking if your firm can provide an actuarial valuation service. Actuarial valuation आप ऐसे नहीं दे सकते ना. हाँ, in respect of the amount, मतलब आप एक तरह से ऑडिट डिपार्टमेंट की हेड हो और आपकी इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो आप, और आपको एक्चुअल वैल्यूएशन की सर्विस की ऑफर आई है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नीड टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर. मतलब ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना चाहिए? समझदारी बरतनी चाहिए या वो बेवकूफ़ी बरतेगा, ठीक है. इशू इज वेदर देयर है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ठीक है. एज द वैल्यूएशन ऑफ द अमाउंट रिकॉग्नाइज वुड बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बिल्कुल ऑब्वियसली अगर आप एक्चुअल वैल्यूएशन करोगे तो आपके बेसिस पे समझ जैसे इंश्योरेंस वगैरह के खर्चे आएंगे ना, वो आपके उसके वैल्यूएशन के बेसिस पे आएंगे ना, वो फाइनेंशियल्स के अंदर, ठीक है. ये क्या हो गया अपने आप? एक सेकेंड, ये अपने आप कैसे आ गया? एक सेकेंड ऐसे लाउड नहीं है ना भाई. हाँ, ठीक है. द इशूज़ तो ठीक है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट वाला इशू लग रहा है इस पे. द इशू इज वेदर द ऑडिट फर्म वुड बी लाइकली टू पोजेस द रिक्विजिट कंपिटेंस टू प्रोवाइड सच एवैल्यूएशन. ऑडिट पार्टनर शुड डिक्लाइन सिंस नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड. नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए. मैनेजमेंट कंपनी नीड्स टू असेस द मटेरियलिटी ऑफ द फिगर एंड द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, ठीक है. इफ इट कंसिडर्स दैट सेफगार्ड्स लाइक यूजिंग सेपरेट पर्सनल परफॉर्मिंग अ सेकंड पार्टनर रिव्यू could reduce the threat to an acceptable level, then it can go ahead with the audit and valuation service. नहीं भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे से, ये भी गलत है. द ऑडिट पार्टनर कुड गो अहेड विद द वैल्यूएशन. नहीं भाई, गो अहेड कैसे कर सकता है? गो अहेड नहीं करना चाहिए ना, बिकॉज फिर तो थ्रेट आ जाएगा ना, सेल्फ रिव्यू थ्रेट. ये वाला आंसर होना चाहिए. आंसर यही है, ठीक है. एक्सप्लेनेशन क्या है? द प्रोविजन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सर्विस. प्रोविजन ऑफ वैल्यूएशन सर्विस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोवाइडिंग ए नॉन ऑडिट सर्विस, ठीक है. द की इशू इन द क्वेश्चन इज दैट इफ एन ऑडिट फर्म प्रोवाइड्स द वैल्यूएशन सर्विस फॉर एन आइटम विच विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स. सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स अराइजेज, ठीक है. Self review threat exists because the audit firm will be auditing a balance on which they have themselves placed a valuation, ठीक है. The self review threat exists because the audit firm will be auditing a balance on which they have placed themselves मतलब एक तरह से खुद ही वैल्यूएशन दिया, उसके ऊपर उनको रिलाई करके उनको रिपोर्ट देनी है. ऑडिट फर्म शुड नॉट प्रोवाइड सच वैल्यूएशन सर्विस, ठीक है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू वेरियस थ्रेट्स इन कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑफ हिज प्रोफेशन. एंड यू एज द प्रोफेशनल अकाउंटेंट आर वरीड अबाउट एंगेजमेंट स्पेसिफिक थ्रेट इन योर ऑडिट असाइनमेंट, ठीक है. एंड वांट टू इंप्लीमेंट सम मेजर्स टू एलिमिनेट, मतलब एक तरह से सेफ गार्ड लगाना चाहते हैं ये. एंड रिड्यूस द सेम, वही है ना. वांट टू इंप्लीमेंट सम मेजर्स टू एलिमिनेट एंड रिड्यूस द सेम, ठीक है. एलिमिनेट सम एंगेजमेंट स्पेसिफिक सेफगार्ड्स व्हिच यू मे इंट्रोड्यूस इन योर वर्क एनवायरनमेंट टू वार्ड ऑफ सच थ्रेट्स, ठीक है. सेफगार्ड्स क्या है? सेफगार्ड्स ये याद ही कर लेने हैं बस, ठीक है. सेफगार्ड्स एक्शन इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन दैट द अकाउंटेंट टेक दैट इफेक्टिवली रिड्यूस थ्रेट्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है. Safeguards vary depending on the facts and circumstances. Examples of action that in certain circumstances might be safeguard to address threats include assigning additional time and qualified personnel. Additional time and qualified personnel लगा दो. Appropriate reviewer रखो अपने काम के लिए.
टू ऐसे ऊपर पूरा पढ़ लेते हैं. असाइनिंग एडिशनल टाइम एंड क्वालिफाइड पर्सनल टू रिक्वायर्ड टास्क व्हेन एन एंगेजमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड माइट एड्रेस अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. ठीक है. हाउएवर सॉरी हैविंग एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द टीम रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड और एडवाइज एज नेसेसरी माइट एड्रेस सेल्फ रिव्यू थ्रेट. ठीक है. यूजिंग डिफरेंट पार्टनर्स एंड एंगेजमेंट टीम्स विद separate reporting lines. Engagement teams with separate reporting lines for the provision of non-assurance services to an assurance client माइट एड्रेस सेल्फ रिव्यू थ्रेट. अभी आजकल देखा होगा आपने न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है कि नॉन ऑडिट सर्विसेज पे कुछ झाड़ लगाई है नफड़ा ने ना शायद, कि अब सीएस में बंद कर रहे हैं नॉन ऑडिट सर्विस देनी. ठीक है. माइट एड्रेस सेल्फ रिव्यू ये तो ठीक है, समझ आएगा आपको पढ़ने के. इन्वॉल्विंग अनदर फर्म टू परफॉर्म और रीपरफॉर्म पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट. टू परफॉर्म और रीपरफॉर्म पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट को रिफॉर्म करने के लिए अनदर फर्म को इन्वॉल्व करो. माइट एड्रेस दिस. ठीक है. सेपरेटिंग टीम्स विच व्हेन डीलिंग विद मैटर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर. ठीक है. ये तो खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन. वन ऑफ योर ऑडिट क्लाइंट वर्नॉन कंपनी विद द ईयर एंडिंग 31 March 2023 इज प्लानिंग टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल्स फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर एज पर इंडियाज. ठीक है. इंडिया से बनाना चाहती हैं फाइनेंशियल्स. फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ वर्नॉन हैज कंडक्टेड द ऑडिट engagement partner asking if your firm can provide training on India's to the accounts department of the entity. Okay. If your firm can provide the training on India's to the accounts department. Okay. Non-audit service होगी ना ये. ठीक है. This will help them to understand all the provisions of India's and transition process will be easier. Which of the following options need to be considered by engagement partner. ठीक है. The issue is whether there is self interest. यहाँ पे कुछ self interest threat तो आ नहीं रहा मेरे हिसाब से. If your firm can provide, मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं तुम अकाउंट डिपार्टमेंट को, तुम उसको इंडियास बता ही रहे हो ना कैसे लगता है, तो इसमें गलत क्या है. ठीक है. इशू इज वेदर देर इज सेल्फ इंटरेस्ट एंड एज द ऑडिटर विल रिसीव सेपरेट ट्रेनिंग फीस फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड द ऑडिट पार्टनर शुड डिक्लाइन द ट्रेनिंग असाइनमेंट. ओके. ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि मतलब ऑडिट पार्टनर डिक्लाइन, मेरे हिसाब से ये नहीं है, सही है ऑप्शन, मतलब गलत है ऑप्शन. ठीक है. द इशू इज वेदर द audit firm would be likely to possess the requisite competence to provide such training to the staff of the entity. Audit firm के पास competence तो है यार, ऐसा कोई issue नहीं है. The audit partner could go ahead with the training service and disclose the fact in its audit report about the service provided during the period. ठीक है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिस्क्लोज करना फैक्ट पे नहीं, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं हमने. सेफगार्ड एंड रिड्यूस द थ्रेट टू हैं, ये क्या होगा भाई. ऑडिट पार्टनर कुड गो अहेड विद द ट्रेनिंग सर्विस एंड डिस्क्लोज द फैक्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने तो. द ऑडिट पार्टनर नीड टू असेस द मटेरियलिटी ऑफ द फिगर एंड द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व. हाँ, उसको चेक करना पड़ेगा कि हाँ इससे कोई इंटीमेंटेंस मतलब एक तरह से हर्ट तो नहीं हो जाएगी, मतलब थ्रेट तो नहीं कोई अक्कर हो जाएगा. इफ इट कंसिडर्स दैट सेफगार्ड्स लाइक यूजिंग सेपरेट पर्सनल कुड रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल देन इट कैन गो अहेड विद बोथ द ऑडिट एंड ट्रेनिंग असाइनमेंट. मतलब वो है कि अगर सेपरेट पर्सन लगा दे ऑडिट के लिए उसके लिए भी, तो वो कर सकता है. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क करना चाहिए. एंड टाइम पे पढ़ना जरूरी है. इसका आंसर इन्होंने डी दिया है कि हाँ डी दिया है. ठीक है आंसर. चलो आगे चलते हैं. The audit team is preparing to conduct audit for ABC company for the period ending 31 March 2024. ठीक है. However, the audit team has not received its audit fees for ABC company for its audit concluded for period 31/3/23. ठीक है. The audit team might be tempted to issue favorable report so that ABC company is able to secure a loan to settle the fees outstanding for their 31/3 audit. Okay, समझ गया मैं. Okay. द ऑडिट टीम इज़ नॉट कंप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग. मतलब ऐसा कह रहे हैं कि क्लाइंट ने एक तरह से फीस आपकी पिछले साल की दी नहीं है और क्लाइंट एक तरह से क्लाइंट को आप फेवरेबल रिपोर्ट देने की सोच रहे हो ताकि क्लाइंट को फंडिंग मिल जाए और आपकी फीस दे रहे. भाई ये तो गलत बात है ना. अपनी फीस के लिए तुम क्लाइंट के डॉक्यूमेंट सही से चेक नहीं करोगे, तुम फेवरेबल रिपोर्ट दे दोगे फालतू में ही, और क्लाइंट का कुछ घपला होगा, तुम फंस जाओगे, पेले जाओगे तुम. हम भी पेले गए, तुम भी पेले जाओगे. ठीक है. The audit team is not complying fundamental principle of auditing, hence hindering the auditor's independence. देखो, explain the types of threat that may hinder auditor dependent. थ्रेट्स कौन सी हो सकती है इसमें? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो हाँ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ रही है क्योंककि उस पर वो है ना सेल्फ, मतलब एक तरह से हर्ट हो रही है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो मेरे हिसाब से. सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं है इसमें, और इसमें कोई वो फेमिलिटी थ्रेट भी नहीं है, वो भी नहीं है, इंटीमिडेशन थ्रेट भी नहीं है. देखते हैं वो कौन सी इन्होंने थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है ना, सेल्फ रिव्यू भी लिया है उन्होंने शायद. देखते हैं. In the given case of ABC company, the audit team is preparing to conduct its audit for financial year 31/3/24. Audit firm did not receive its fees for financial year ending 23. The audit team is tempted to issue favorable report so that auditee can secure a loan to settle auditors outstanding fees. ठीक है. Audit team did not comply with fundamental principles of auditing and has compromising auditors independence. ठीक है. थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स डेट में हिंडर ऑडिटर इंडिपेंडेंस. अच्छा, मतलब इन्होंने थ्रेट्स पता क्या किया, इन्होंने थ्रेट्स सारे पूछ लिए. ये भी सही है भाई. ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भाई मार लो, मतलब बच्चों की ना, इतना लिखें भाई, बाकी क्वेश्चन छोड़ने हैं क्या? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और क्या, इसको एंड टाइम पे देखना जरूरी है, नहीं तो आंसर सही नहीं लिख पाएंगे हम.
ठीक है। सारे इंटर वही लिखे हैं उन्होंने जो हमने ऊपर पढ़ के आए ना, सेम वही वाले हैं, इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने इंटर में पढ़े हुए हैं ये, और प्रोफेशनल एथिक्स में भी प्रोफेशनल में तो पढ़ ही रहे हैं, और SQC 1 में भी आते हैं ना ये। ठीक है, तो मतलब बार बार पढ़ हो जाते हैं, तो आप भी पढ़ लेना इसको एक बारी। ठीक है। KB Associates Chartered Accountant firm has been appointed as auditor of company for the financial year 23-24. It consists of two partners, CA K and CA B. ठीक है। CA K is the brother of CA K के मेरे एक तरह से देखते हैं, CA K CA B। CA K क्या है? ब्रदर, किसका ब्रदर है? इसके नहीं, कंपनी के एक तरह से, सॉरी, ऑडिटर अपॉइंट किए गए हैं, टू पार्टनर्स है, हाँ ऑडिटर अपॉइंट किए, तो ये दो पार्टनर हैं। तो ये बता रहे हैं कंपनी, इस कंपनी है ऐसे KB एसोसिएट्स नहीं, KB एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है और कंपनी है, कंपनी का ये ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है। KNB पार्टनर्स हैं। के का जो एक तरह से कह रहे हैं कि इज़ द ब्रदर ऑफ फादर ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर, इसका जो फाइनेंस डायरेक्टर है ना, फाइनेंस डायरेक्टर है उसका जो ब्रदर ऑफ फादर है, मतलब उसका एक तो फाइनेंस डायरेक्टर का फादर है, उसका ये ब्रदर है। फाइनेंस डायरेक्टर का जो फादर हुआ ना, उसका ये ब्रदर है। ठीक है, तो एक तरह से वो रिश्तेदारी तो आ रही है। ठीक है। CAB इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ओल्ड फ्रेंड ऑफ, मेरे इसका फाइनेंस, इसका ओल्ड फ्रेंड है, ओल्ड फ्रेंड है इसका। ठीक है। वट काइंड ऑफ एथिकल थ्रेट इज, मतलब फैमिलिटी थ्रेट तो आ रही है, दिखती है फैमिलिटी थ्रेट आ रही है, बिल्कुल ठीक है, बस ये तो देख के बस पता चल गया ना, रिश्तेदारी निकल गई तो फैमिलिटी थ्रेट तो है ही है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CA नटराज इन प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एन असाइनमेंट एज एडवाइजर एंड कंसल्टेंट टू द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। एंड बाय हिज क्लाइंट मिस्टर दिस बिसाइड्स हेल्पिंग द कंपनी एज एन एडवाइजर ही ऑल्सो अंडर रोड द पब्लिक इशू। अंडर रोड द पब्लिक इशू, भाई अंडर राइटिंग वाले काम कर ही नहीं सकता सी ये तो स्पेसिफिकली डिनाइड था उसमें, शायद क्लॉज 11 में ही था ना, जहाँ पे अदर बिजनेस में डिफाइंड था, मतलब शायद मेनली वहीं पे था। टू एक्सटेंट ऑफ 25% एट कमीशन ऑफ 1%। ठीक है। और इसने कमीशन मतलब एक तरह से परसेंटेज बेस पे कमीशन चार्ज कर ली, तो गिल्टी मेरे हिसाब से नहीं किया उन्होंने शायद, वैसे देखते हैं, कोई नहीं। रिमेनिंग शेयर वर अंडररिटन बाय बैंक एंड अदर FIs एट द सेम रेट ऑफ कमीशन। ठीक है। हिंट एंड दैट अबव असाइनमेंट्स आर पार्ट ऑफ MCS। ओ भाई साहब, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के नाम से वो बचना चाह रहा है। परमिटेड बाय काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो एग्री विद द व्यू ऑफ श्री नटराज। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, आंसर पढ़ते हैं। असाइनमेंट एज एडवाइजर एंड कंसल्टेंट। ठीक है। द काउंसिल ऑफ ICA परसुएंट टू सेक्शन 224 ऑफ द CA Act 1949 has passed the resolution permitting management consultancy and other services by CA in practice। ठीक है। काउंसिल ऑफ ICA ने परमिट किया हुआ है। ठीक है। क्लॉज ऑफ द अफोरसेड रेजोल्यूशन, मतलब एक तरह से कोई क्लॉज बता रहा है, अलाउ CA इन प्रैक्टिस टू एक्ट एज एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग सच मैटर्स एज ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद SEBI, प्रिपरेशन ऑफ पब्लिसिटी बजट्स, advice regarding selection of brokers, etc. It is however specifically stated that CAs in practice are not permitted to undertake the activities of broking, underwriting and portfolio management services। ये specifically denied है, बट ये अलाउड है आपको सबको। CA in practice to act, मतलब एक तरह से अलाउ किया हुआ है ना। हाँ। In the given case, CA Nataraja accepted an appointment as advisor and consultant to public issue, and this underwrote the public issue to the extent of 25% commission of 1%। CA Nataraja का जो argument है कि consultant underwriting work is part of MCS and permitted by council is not correct। Permitted by council is not correct। ठीक है। And CA in practice are not permitted to undertake the activities of broking, underwriting and PMS, portfolio management services, therefore guilty of misconduct। इन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं लिखा, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट लिख दिया बस, ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने ऐसे लिखा तो हम भी ऐसे लिखेंगे और क्या। PA, हाँ फिर चलते हैं। PA चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस प्रोवाइड MCS, मैं सीधा MCS ऐसे बोलता हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है। टू ड्यूरिंग 2023 ही लुकिंग टू ग्रोइंग नीड्स ऑफ क्लाइंट्स टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। ही ऑल्सो एडवाइज देम ऑन बाई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कर ही नहीं सकते तो क्यों कर रहे हो बार बार, बस वही है। काउंसिल ऑफ ICA परसेंट टू दिस एज पास द रेजोल्यूशन। MCS दे सकते हो, एडवाइजर कंसल्टेंट बन सकते हो जो हमने ऊपर लिखा, प्रोस्पेक्टस बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्स से भी फाइलिंग कर सकते हो, पब्लिसिटी बजट बना सकते हो, बट स्पेसिफिकली आपको मना किया गया ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग या PMS। ठीक है। देयरफॉर CA नॉट परमिटेड टू मैनेज पोर्टफोलियो, देयरफॉर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। ठीक है। मिस्टर A प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्री टू सिलेक्ट एंड रिक्रूट पर्सनल कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। ओके, क्या किया इन्होंने? एग्री टू सिलेक्ट एंड रिक्रूट पर्सन, मतलब HR का काम करने के लिए बन गया क्लाइंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, वही HR का काम हो गया। फॉर ऑन बिहाफ, मतलब क्लाइंट के बिहाफ पे HR का काम करने के लिए रेडी हो गया। मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है इसमें, देखते हैं, कोई नहीं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज, PMS। ठीक है। अंडर 224 ऑफ CA Act 1994, इसको ना याद ही कर लो, ये अगर क्वेश्चन आ गया तो इससे इंप्रेशन बन जाएगा। 224 के अंदर ICA ने बोल रखा है ना, 224 याद कर लो, ऊपर भी आया था यहाँ पे 224, ये याद कर लो।
2 to 4 ऑफ CA 19, थोड़े बहुत सेक्शन तो याद करने हैं तो कर लो, फायदा है ना हमारा भी याद करने का, ठीक है। हैज़ पास रेजोल्यूशन बाई मीटिंग MCS, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था, सॉरी ये यहाँ पे थे ना हम। एज पर अंडर सेक्शन 2 to 4 ऑफ CA 1949 मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शेल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस when individually or in partnership with CA in practice he in consideration of remuneration received or to be received render such other services as in the opinion of council may be rendered by a chartered accountant in practice, ठीक है। Pursuant to 2 to 4 of above, the council has passed the resolution permitting a chartered accountant in practice to render the entire range of MCS management consultancy and other services, ठीक है। Definition of expression MCS includes personal recruitment, अच्छा includes personal recruitment, इंक्लूड्स पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है, ओके, मतलब ये अलाउड है। पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग डिजाइनिंग एंड कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्क स्टडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्कलोड्स, ठीक है। देयरफॉर नॉट गिल्टी, ये अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज हाँ लैंग्वेज मतलब आंसर लग रहा था सही होगा, यही वाला होगा, बट इसका लैंग्वेज नहीं पता थी तो इसको मतलब पढ़ना जरूरी है एंड टाइम पे, नहीं तो गलती हो सकती है आंसर लिखने में, ठीक है। चलते हैं अब सेक्शन 6 पे आगे, इसमें वही होगा शायद, इसमें मेंबर को डी बार वाली बातें होंगी शायद। मिस्टर डाइस प्रैक्टिसिंग CA वाज ऑर्डर टू सरेंडर COP एंड ही वाज सस्पेंडेड फॉर 1 year ऑन सरेंडर सर्टिफिकेट एंड सस्पेंडेड फॉर 1 year ऑन सर्टेन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन मिस्टर डाइस डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज GST कंसल्टेंट, GST कंसल्टेंट का काम कर रहा है उसने सस्पेंशन वाले पीरियड में, ठीक है। डिड द वर्क ऑफ फाइलिंग GST रिटर्न्स, ठीक है, and made appearance as a consultant before various related authorities, made appearance as a consultant before various, मतलब एक तरह से अपील वगैरह में क्या होगा कंपनी किसी के बिहाफ पे, he contended that there is nothing wrong in it as he like any other GST consultant could take such work and his engagement as such in no way violates the order of suspension inflicted on him। इसका मुझे याद आ रहा है आंसर, मैंने एक्चुअली आंसर पढ़ा हुआ है इसका आंसर ये है कि इसका आंसर ये है कि हाँ नथिंग रॉन्ग तो है बट ठीक है, क्योंकि बिकॉज उसने ना अपने एज अ CA नहीं उसने कुछ काम किया, तो ICA ने तो ये बोल रखा है कि अगर CA आप नहीं हो तो एज अ CA आप मतलब एक तरह से सस्पेंशन के पीरियड में हो तो एज अ CA भी कहीं पे काम नहीं कर सकता, CA एज अ काम उसने किया ही नहीं है, उसने GST रिटर्न फाइल किया, GST कंसल्टेंट का काम किया है और उसके मतलब GST के बिहाफ पे एक तरह से वो गए कहीं अथॉरिटीज़ के पास, तो उसने एज अ CA तो कभी मतलब अपने आपको बताया ही नहीं ना, तो गलत नहीं है कुछ इसमें। देखते हैं आंसर, अंडरटेकिंग टैक्स रिप्रेजेंटेशन वर्क, ठीक है। सेक्शन 6 ऑफ CA Act 1949 रिक्वायर्स दैट नो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस अनलेस ही हैज obtained फ्रॉम द काउंसिल अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। इन केस अ पर्सन हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम प्रैक्टिस फॉर अ पीरियड ही रिमेन्स अ मेंबर ऑफ ICA एंड अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ CA Act 1949 एंड इट्स रेगुलेशंस, रेगुलेशन भी हमें पता है 2008 वाली हैं, ठीक है। सच अ मेंबर कैन नॉट टेक अप एनी अदर कैपेसिटी एनी प्रैक्टिस सेपरेबल फ्रॉम हिज कैपेसिटी टू प्रैक्टिस एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। मतलब एज अ मेंबर कुछ नहीं कर सकता, इफ ही अपीयर्स बिफोर टैक्स एंड रिलेटेड अथॉरिटीज ही इज ओनली डूइंग सो इन हिज कैपेसिटी एज CA एंड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। However, if a member of ICA is doing so in any other capacity, such as GST consultant, wherein his capacity is not chartered accountant in practice, he will not be guilty. He will not be guilty of professional misconduct. Therefore, in the instant case, Mr. Dice was practicing chartered accountant. He was ordered to surrender certificate of practice and was suspended for 1 year. Mr. Dice is doing the work of GST returns and has appeared as a consultant before various related authorities at GST consultant, which is not a capacity of as a practicing CA नहीं कर रहा, rather in the capacity of authorized representative जा रहा है वो, ठीक है। Any person who has been authorized to act as a GST practitioner on behalf of concerned registered person can become authorized representative, ठीक है। Thus filing GST return and appearing a GST consultant is not professional misconduct। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क किया जाए, इसको भी एंड टाइम पे पढ़ना जरूरी है, नहीं तो गलती हो सकती है रे भैया, ठीक है। Correct, therefore this dice is correct as long as he is not working in his capacity as a CA, as long as he is not working in his capacity as a CA during a period he was suspended from practicing as a CA, ठीक है। हाँ चलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम प्रैक्टिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months एक तरह से वो सस्पेंड हुआ था, ठीक है। उसके बीच में उसने कुछ काम किया होगा और क्या, एंड सरेंडर्ड हिज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर सेट पीरियड, ठीक है। ड्यूरिंग द सेट पीरियड ऑफ सस्पेंशन दो द मेंबर डिड नॉट अंडरटेक एनी ऑडिट असाइनमेंट ही अंडरटुक रिप्रेजेंटेशन असाइनमेंट, ये तो हमें पढ़ा, ये कर सकता है। वेयर बाय ही वुड अपीयर बिफोर टैक्स अथॉरिटीज इन हिज कैपेसिटी, नहीं यार इन हिज कैपेसिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे कर सकते हो तुम CA हो ही नहीं उस पीरियड के लिए, तुम कहाँ से कर सकते हो।
ठीक है, वही अंडरटेकिंग टैक्स रिप्रेजेंटेशन वर्क, CA नॉट होल्डिंग अ COP कैन नॉट टेक अप एनी अदर वर्क बिकॉज इट वुड बी इन वायलेशन ऑफ द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द CA एक्ट 1949. ठीक है, in case a member is suspended as is not holding COP, he cannot in any other capacity take up on any practice separable from his capacity to practice as a member of the institute. ठीक है, this is because once a person becomes a member, he is bound by the provisions of CA Act 1949 and regulation thereunder. ठीक है, if he appears before the income tax authorities, he is only doing so in his capacity as a chartered accountant and a member of the institute. ठीक है, having bound by himself by the said act and regulation made thereunder, he cannot then set the regulation at naught by contending that even though he continues to be a member and has been punished by suspension, he would be entitled to practice it in some other capacity, therefore would not be allowed to represent it. और हाँ, ये लाइन ना मुझे पिछले क्वेश्चन में भी समझ नहीं आई थी, तो इन्होंने लाइन क्यों लिखी है, ये लिखो ना, इन्होंने लाइन लिखी थी यहाँ पे capacity is not हाँ, if he appears before taxation and related authorities, he is only doing so in his capacity as CA and member of institute. मतलब उन्होंने कह दिया कि भाई कह दी तो कह दी हमने, इंस्टीट्यूट कह रहा है हमने कह दी तो कह दी रूल्स के अंदर कि अगर आप टैक्सेशन अथॉरिटी के सामने जाते हो या उनके साथ रिलेटेड अथॉरिटी के पास जाते हो, मतलब तब हम मानेंगे कि आप एज ए CA ही गए हो, हम आप चाहे बोलो भी मत हम एज ए CA नहीं गए, फिर भी आप गिल्टी पाए जाओगे. तो ये बात उन्होंने लिखी है यहाँ पे, तो उसका आंसर ये निकलता है कि ही इज़ बाउंड बाय प्रोविजन. ठीक है, देखा ठीक है, if he appears income tax authorities is only doing so in capacity as chartered accountant and member of the institute. ठीक है, ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे. therefore not be allowed to represent before for the period is suspended accordingly in the present case he is guilty. guilty इसलिए भी है ना, उसने एज ए CA गया, CA तो है ही नहीं वो. देखते हैं अभी इसका इन्फ्लुएंस क्या है, मुझे अभी भी डाउट है इसके ऊपर, देखते हैं अभी क्या सोल्यूशन आता है इसके ऊपर. नहीं आया तो फिर ऐसे ही समझ लेंगे और क्या. फिर आगे एम एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस विद एन ऑफिस इन अ बिजी बेल्ट ऑफ अ सिटी. ऑफिस इन अ बिजी बेल्ट ऑफ अ सिटी हैज ग्रेट डिफिकल्टी इन रेगुलरली अटेंडिंग द कंसल्टेंसी नीड्स ऑफ हिज क्लाइंट्स हु आर मोस्टली लोकेटेड इन एन इंडस्ट्रियल क्लस्टर इन अ नियर बाय आउटस्कर्ट. ओके, विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 26 किलोमीटर. 26 किलोमीटर से कुछ याद आ रहा है, किलोमीटर की बात होती थी तो उन्होंने बोला था 50 किलोमीटर के अंदर आप दूसरा ऑफिस भी बिठा सकते हो, तो इसमें वही बात हुई होगी शायद. ठीक है, टू मिटिगेट अ डिफिकल्टी एंड टू हैव ईज ऑफ बिजनेस अ फैसिलिटेशन सेंटर वाज ओपन इन द इंडस्ट्रियल क्लस्टर. ओके, द प्रोपराइटर मैनेज बोथ द ऑफिस एंड द फैसिलिटेशन सेंटर बाय हिमसेल्फ. नो इंटीमेशन वाज मेड बाय, इंटीमेशन देनी थी ना, इंस्टीट्यूट को इंटीमेशन क्यों नहीं दी, इंटीमेशन देनी जरूरी है. ठीक है, ICA को इंस्टीमेशन देनी है, ICA को बिना बताए कुछ किया तो भाई वही है, माता पिता को बिना बताए कुछ किया तो पहले तो जाओगे तुम. ठीक है, एज पर सेक्शन 27 ऑफ CA Act 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैज मोर देन वन ऑफिस इन इंडिया, देन ईच ऑफ दिस ऑफिस शुड बी इन द सेपरेट चार्ज ऑफ अ पर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. ठीक है, हाउएवर द एग्जाम्पशन दे रखी है यहाँ पे, फ्रॉम द अबव इफ द सेकंड ऑफिस इज लोकेटेड इन द सेम प्रेमिसेस. ठीक है, सेम बिल्डिंग के अंदर समझ लो ऊपर नीचे फ्लोर पे है, और इन द सेम सिटी इन विच द फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड और द सेकंड ऑफिस इज लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स, देन गिल्टी नहीं हो, देन आप अलाउड हो. मेरे तरह से म्यूनसिपल लिमिट से 50 किलोमीटर्स के अंदर अंदर है तो अलाउड है. इसमें तो सिर्फ 26 किलोमीटर ही था. ठीक है, फर्दर मेंबर हैविंग टू ऑफिसेज ऑफ टाइप रेफर टू अबव शैल हैव टू डिक्लेयर, बट यहाँ पे अनोट्स ने डिक्लेरेशन नहीं दी इंस्टीट्यूट को, which of the two offices is his main office which would constitute professional address. ठीक है, in the given case M has opened new office. ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ 26 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने इंटीमेशन नहीं दी ना, ICA को इंटीमेशन दे रहे थे यार, ICA क्यों कर रहे हो ऐसे. मिसकंडक्टर आई ना, यही लिखा यहाँ पे देखो, मिसकंडक्टर आई ड्यू टू नॉन इंटीमेशन. ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारा 7th लास्ट क्वेश्चन पे. मिस्टर जेड न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस इन Feb 23 बाय सेटिंग अप एन ऑफिस इन द हिल स्टेशन. ठीक है, हिल स्टेशन पे उसने ऑफिस बना लिया अपना. ठीक है, initially since he was getting very less assignments he decided to set up a temporary office. ठीक है, in the nearby city Marudai situated at about 100 किलोमीटर फ्रॉम द मेन ऑफिस. भाई 100 किलोमीटर से तो याद आ रहा है, वही है ऊपर वाला क्वेश्चन में याद आ रहा है ऐसे पॉइंट. he took an office space on rent for months of April, May, June. ठीक है, during these months his regular office was not, बस हिली एरिया ना, हिली एरिया के लिए अलग प्रोविजन है, वहाँ पे कर सकते हो आप. his regular office was not closed and Mr. Z was in charge for both the offices. ठीक है, Mrs. A, another newly qualified CA who is also practicing in Marudai, came to know about the new office of Z. बस उसने एक पोटेंशियल कंपटीटर उसको समझा और कंप्लेंट कर दी इंस्टीट्यूट को. भाई गिल्टी तो नहीं है बिकॉज हिली एरिया में कर सकते हैं. सेक्शन 27 बात करते हैं इसके बारे में. CA in practice or firm of CS has more than one, if he has more than one office in India. ठीक है, each one of his office should be in separate charge of a member of the institute. ठीक है, this condition applies to any additional office situated at a place beyond 50 kilometers. ठीक है, from the municipal limits in which office is situated. ठीक है, however exemption has been given to members in practicing in hilly areas
subject to certain conditions such as, ठीक है, such member are allowed to open temporary office in a city in the plains of for a limited period not exceeding 3 months. हमने भी देख लिया क्वेश्चन में 3 मंथ ही उसने किया, अप्रैल मई जून था ना शायद, अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ। रेगुलर ऑफिस नीड नॉट बी क्लोज, बिल्कुल, ड्यूरिंग एंड ऑल कॉरस्पॉन्डेंस कैन कंटिन्यू टू बी मेड एट द रेगुलर ऑफिस, मतलब वही रेगुलर ऑफिस से कोई भी आना जाना तुम्हारा चलता रहना चाहिए। नेम बोर्ड ऑफ द फर्म इन टेम्परेरी ऑफिस शुड नॉट बी डिस्प्लेड एट टाइम्स अदर देन द पीरियड सच ऑफिस इज परमिटेड टू फंक्शन, मतलब है कि सुबह लगाओ बोर्ड रात को उतारो, ये तो भाई गलती कर रही है ऐसे ही। नेम बोर्ड सिर्फ अदर देन द नॉट बी डिस्प्लेड एट टाइम्स अदर देन द पीरियड सच ऑफिस इज परमिटेड टू बी टू फंक्शन, ठीक है। द टेम्परेरी ऑफिस शुड नॉट बी मेंशन्ड इन लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द मेंबर फर्म, ठीक है। मतलब कहीं पे भी तुमने शो नहीं करना कि अपना टेम्परेरी बिजनेस तुमने बताना नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मजबूरी के कारण तुमने खोला है, उन कामों के लिए तुम्हें ऑब्वियसली बताना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम कर सकते हो, ठीक है। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एवरी विंटर ही शेल बी ऑब्लिगेटरी ऑन द मेंबर टू इन्फॉर्म, मैं इंस्टीट्यूट भाई माई बाप को बता के चलना है, बिना माँ बाप को तय जाओगे फिर पहले जाओगे, दैट he or it is opening the temporary office from a particular date and after the office is closed at expiry of the period an intimation to that effect should also, मतलब आफ्टर द एक्सपायरी भी जाना है, आफ्टर द ऑफिस इज क्लोज उसके बाद भी आपको बताना है, उसके बाद मतलब वो जाते टाइम भी बताना है, आते टाइम भी होता है ना, घर से जाने के पहले बताते हो, आने के बाद भी बताते हो, वही वाला सीन है यहाँ पे। इंटीमेशन देनी है आपको। आल्सो सेंड द ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, इसको मार्क कर लेते हैं, क्या पता इसमें खेल जाए एमसीक्यू में, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या बाय होता है कि अलग अलग उससे बाय सिंपल पोस्ट भी ऐसा हो सकता है। इन द गिवन केस मिस्टर जेड हैज सेट अप अ रेगुलर ऑफिस इन द हिली एरिया ऑफ दिस ही डिसाइडेड टू सेट अप अ टेम्परेरी ऑफिस इन मदुराई सिचुएटेड अबाउट 100 किलोमीटर, तो इसमें कुछ बोला ही नहीं रखा ना उन्होंने, जाओ तुम जितना मर्जी करो, बस 3 महीने से ज़्यादा मत करना। As he planned to took an office space on rent for months of April, May, June. During these months, the regular office was not closed. Further, he was in charge of both the offices. ठीक है, ठीक है। Even view of the above, he is eligible to avail the benefits of the above exemptions. ठीक है, and also it is given that the temporary office was open in Madurai for only 3 months and not beyond that. ठीक है, the fact that Mr. Z is in charge for both the offices, the temporary office being set up in the plains which is 100 kilometers away, and a regular office kept open during the 3 months does not constitute any violation. कोई violation नहीं है, ठीक है। और ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सी एक्ट 1949 एज्यूमिंग मिस्टर जेड हैज़ इन्फॉर्म द इंस्टीट्यूट, हाँ ये लाइन लिख दो क्योंकि नहीं तो आपको नंबर नहीं कटेंगे, मतलब मान लेंगे हम कि आपने माई बाप को बता दिया था, ठीक है। नो पेनल एक्शन नीड टू बी टेकन ऑन बेसिस ऑफ कंप्लेंट बाय मिसिज ए, भाई ये बंदी कट गया, बेचारी फंसाना चाहती थी, फंसा नहीं, पर सी है अच्छा था वो, सही काम कर रहा था। हाँ जी, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिस्टर गौतम एंड मिस्टर महावीर पार्टनर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, वन इन चार्ज ऑफ हेड ऑफिस, वन अदर इन चार्ज ऑफ ब्रांच एट 80 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द म्यूनसिपल लिमिट, ठीक है। पुट सर्प अ नेम बोर्ड ऑफ द फर्म इन बोथ द प्रेमिसेस, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो डाल ही सकते हो आप, अलाउड है, बट उसने क्या किया यहाँ पे देखो ना, एंड ऑल्सो इन देयर रिस्पेक्टिव रेजिडेंस, मतलब घरों पे भी अपना फर्म का एड्रेस डाल दिया। तो ऐसा होता है ना कि अगर आप घर पे जहाँ पे भी आपका एड्रेस होगा वो आपकी ब्रांच मानी जाएगी, तो ऐसा नहीं, मतलब ऐसा इन्होंने लिखा नहीं है, उन्होंने लिखा है वो सही नहीं है, गिल्टी है इसलिए। Council of Institute had decided that with regard to the use of name board, there will be no bar or to putting up of name board in the place of residence of a member with the designation of chartered accountant, ठीक है, with the designation of chartered accountant, name board लगा सकते हो designation chartered accountant provided it is a name plate और board of an individual member, ठीक है, एंड नॉट ऑफ द फर्म का नाम नहीं होना चाहिए उस पर। इन द गिवन केस पार्टनर्स ऑफ द फर्म पुट अप अ नेम बोर्ड ऑफ द फर्म इन बोथ द ऑफिस एंड ऑल्सो इन द रिस्पेक्टिव रेजिडेंसेज, therefore guilty of misconduct as a name board of the firm cannot be put in place of residence. The distance given in the question is not relevant for deciding. ये लाइन में लिख लोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएगी, इंप्रेशन जाएगा। चलो जी, मिस्टर के चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग एज अ सोल प्रोप्राइटर हैज़ एन ऑफिस इन द सबर्ब्स ऑफ चेन्नई ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम टैक्स असेसमेंट वर्क, ठीक है। He opens another office near the income tax office, ठीक है, which is within the city and distance of 30 kilometer from his office in the suburb, ठीक है। For running the new office, he has employed a retired income tax commissioner. For running the new office, he has employed a retired income tax commissioner who is not chartered accountant. ओके, ये गलत कर दिया ना उसने, मेंबर होना चाहिए, उसका मेंबर होना चाहिए ब्रांच ऑफिस पे भी। यहाँ पर सेक्शन 27 ऑफ सी एक्ट 1949 चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैज मोर देन वन ऑफिस इन इंडिया, ईच वन ऑफ दिस ऑफिस शुड बी इन द सेपरेट चार्ज ऑफ अ मेंबर, ठीक है। दिस देयर इज हाउएवर एन एग्जम्पशन फ्रॉम द अबव, ठीक है, फ्रॉम द इफ द सेकंड ऑफिस इज लोकेटेड इन सेम प्रेमिसेस सेम सिटी और फर्स्ट ऑफिस इज in which the first office is located or the second office is located within a distance of 50 kilometers from the municipal, sorry guys, इस लाइन को फिर से रिपीट करते हैं, बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी थोड़ी सी। देयर इज हाउएवर एन एग्जम्पशन फ्रॉम द अबव इफ द सेकंड ऑफिस इज लोकेटेड इन द सेम प्रेमिसेस सेम सिटी
और इन विच द फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड और द सेकंड ऑफिस इज लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम द म्यूनसिपल लिमिट ऑफ अ सिटी इन विच द फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड, ठीक है। इन द गिवन केस मिस्टर के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज एज अ सोल प्रोपराइटर एट चेन्नई हैज एन ऑफिस इन suburbs ऑफ चेन्नई, ठीक है, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द वर्क ही ओपन अनदर ब्रांच विद इन द सेम सिटी नियर द इनकम टैक्स ऑफिस, ठीक है। He also employed a retired income tax commissioner to run the new office, and the second office is situated within a distance of 30 kilometers from his office in the suburb. यहाँ पे मेरे सबसे गिल्टी नहीं हो भी सकता, हो नहीं हो सकता, बिकॉज 50 किलोमीटर से कम है ना, 50 किलोमीटर से ज़्यादा होता तो गिल्टी होता, बिकॉज उसने CA को नहीं लगाया वहाँ पे एज अ मेंबर संभालने के लिए, ठीक है। As the distance of the between new office and municipal limits area where existing office is situated is less than 50 kilometers, Mr. K would not be liable for any misconduct. However, he is bound to declare which of the two offices is the main office, ठीक है, ये डिक्लेयर करना बाउंड है। चलते हैं फोर्थ लास्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर जी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज सोल प्रोपराइटर हैज एन ऑफिस इन मुंबई नियर चर्च गेट, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोफेशनल वर्क ही ओपन्स अनदर ऑफिस इन सबर्ब ऑफ मुंबई विच इज अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स अवे, ठीक है, फ्रॉम द म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी, ठीक है। फॉर रनिंग द न्यू ऑफिस ही एम्प्लॉयज 3 रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर। हाँ, ये देखो ना, ऊपर वाले क्वेश्चन का पूरा उल्टा आ गया, उसमें 50 से कम था, 50 से कम था ना यहाँ पे, या 50 से ज़्यादा हो गया, यहाँ 50 से कम था, यहाँ ज़्यादा हो गया, ठीक है। टर्म्स ऑफ सेक्शन 27 ऑफ CA Act 1949, if a CA in practice is more than one office in India, each one of these offices should be in the separate charge of member of the institute, ठीक है। There is however an exemption from the above. There is however an exemption from the above if the second office is located in the same premises, same city in which the first office is located, or the second office is located within a distance of 50 kilometers from the municipal limits of a city, ठीक है, in which the first office is located. Since the second office is situated beyond 50 kilometers, he would be liable for misconduct. देखो लाइबल बिकॉज उसने ऐसे वही है ना, तुम्हें मेंबर रखना चाहिए था वहाँ पे अपना संभालने के लिए ऑफिस, तुमने कुछ रखा नहीं, तो बस इसलिए लाइबल हो गया। इन्होंने काफ़ी शॉर्ट आंसर दिया है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, ICAI है। KYC नॉर्म्स, राइट शॉर्ट नोट एंड KYC नॉर्म्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। वाह भाई वाह, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है May 18 में भाई, ICAI ऐसे क्वेश्चन पूछने लग पड़ा ना, फिर तो खत्म है। KYC नॉर्म्स इन्होंने कितने बड़े दे रखे हैं, ठीक है, ज़रा बड़े नहीं, पढ़ लेते हैं। KYC norms. A chartered accountant is required to observe certain KYC norms in accordance with which he need to maintain certain details about his client, ठीक है। डिटेल रिक्वायर्ड एज पर KYC norms are इंडिविजुअल क्लाइंट, मतलब एक तरह से बताया ना, इंडिविजुअल क्लाइंट के केस में आपको क्या क्या लेना चाहिए, कॉर्पोरेट के केस में क्या लेना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में क्या लेना चाहिए, फिर इंपॉर्टेंस बताइए KYC norms की CA को, वही बताया होगा कि आपको अच्छा रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, ताकि आपको बाद में फंसाना दिया जाए, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर रखनी चाहिए, और आपको कम हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करने चाहिए, ये होगा, पढ़ लेते हैं फिर भी। इंडिविजुअल के केस में क्या क्या चाहिए आपको, जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन में जनरल में क्या चाहिए, नेम चाहिए, पैन चाहिए, आधार चाहिए, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, कॉपी ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड टाइप ऑफ एंगेजमेंट चाहिए, ठीक है। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन का कॉर्पोरेट एंटिटी में नेम एंड एड्रेस ऑफ एंटिटी, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ पेरेंट कंपनी इन केस ऑफ सब्सिडरी, कॉपी ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन में टाइप ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन में कंपनी का पैन, आधार, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार नहीं, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन, डायरेक्टर नेम, एड्रेस, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेन हो गया जो, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी केस में जनरल इन्फॉर्मेशन, एंडमेंट इन्फॉर्मेशन, नेम एड्रेस ऑफ एंटिटी, कॉपी ऑफ पैन नंबर, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, पार्टनर्स एंड नेम्स एंड एड्रेसेस विद देयर पैन, आधार, डेन नंबर, कॉपी ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड टाइप ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंस KYC की, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री ग्लोबली इज रिक्वायर्ड टू obtain information of their clients and comply with KYC norms, ये तो जनरल लाइन लिख दी। कीपिंग इन माइंड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन इंडिया, ओके, काउंसिल ऑफ ICAI रिकमेंडेड सच नॉर्म टू बी ऑब्जर्व बाय द मेंबर्स। रिकमेंडेड है, मतलब कंपलसरी नहीं है, आपको सब कुछ करना ही है, और रिकमेंडेड है सभी, है रिकमेंडेड है, रिकमेंडेटरी वाला होता है ना सीन, वो चीज़ है यहाँ पे, मतलब कंपलसरी नहीं है। टू बी ऑब्जर्व बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन हु आर इन प्रैक्टिस, ठीक है। कंसिडरिंग द स्पिरिट अंडरलाइंग दिस मेजर्स, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैरिंग आउट अ टेस्ट फंक्शन is encouraged to follow them, and implementation of these measures would go a long way in ensuring equitable flow of work among the members and would also further enhance the prestige of the profession in the society। काफ़ी भारी भारी लाइनें लिखी हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लो। These know your client norms are also important in order to ensure a healthy growth of the profession and an equitable flow of professional work among the members, ठीक है। चलो जी, खत्म क्वेश्चन, कुछ खास नहीं था, इसको एक बार ही पढ़ लेना और बस। मिस्टर एफ चार्टर्ड अकाउंटेंट गेव एडवाइजरी सर्विसेज टू PQR लिमिटेड, ठीक है। फर्दर ही गेव देम GST कंसल्टेंसी, कंपाइलेशन ऑफ एंगेजमेंट, मतलब वो ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट वाला था ना, 4410 है ना शायद इसका, ऐसे ही है ना शायद इसका, ऐसा ही ऐसे याद नहीं आ रहा मुझे। फॉर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प इन ERP सेटअप, ठीक है। लेटर द कंपनी टर्न्ड आउट टू बी ए पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ द कंपनीज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, ओके।
Mr. F was asked to provide details of the companies. Mr. F refused on the grounds that he only gave consultancy services to the company and wasn't supposed to keep any information about the company. यार गिल्टी है बिकॉज तुम्हें खुद ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब देखते हैं अब क्या लिखा है इन्होंने, काफ़ी भारी लिखी होगी लैंग्वेज, देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो लिख नहीं पाएंगे, इसको मार्क करते हैं, 2-3 बारी पढ़ना जरूरी है। Financial services industry globally is required to obtain information of their clients and comply with KYC norms, ठीक है। Keeping in mind the highest standards of the chartered accountancy profession in India, Council of ICAI has issued such norm to be observed by the members of the profession who are in practice, ठीक है। In the given situation, CF gave GST consultancy compilation engagement for historical financial information and helped in ERP setup along with advisory services to PQR Limited, ठीक है। CF gave to PQR Limited ये सब कुछ दिया। Mr. F was asked to provide details of companies as the company turned out to part of group companies involved in money laundering, ठीक है। Contention of Mr. F that he only gave consultancy and compilation engagement to company and wasn't supposed to keep any information about the company. The contention of Mr. F ये सब कुछ के बारे में wasn't supposed to give any information about the company is not valid, वही है ना, contention valid नहीं है। Mr. F should have kept following information in compliance with KYC norms which are mandatory in nature and shall apply in all assignments pertaining to attached functions, ठीक है। In the given case of PQR corporate entity, should have kept the following information। कॉर्पोरेट एंटिटी है ना, इसलिए कॉर्पोरेट एंटिटी के हमने ऊपर जो पढ़े थे वही इन्होंने लिखे होंगे यहाँ पे भी, देखते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन वही है इन्होंने यहाँ वहाँ पे ऊपर समरी में लिखा था, यहाँ डिटेल लिख दिया। जनरल इन्फॉर्मेशन, एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन, रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लो। नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, पेरेंट कंपनी का नाम, लास्ट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो हमारे एक तरह से आर्टिकलशिप याद कर लो। क्या आप मांगते हो? नेम मांगते हो, एड्रेस मांगते हो, बिजनेस डिस्क्रिप्शन मांगते हो, क्या काम करती है, और पेरेंट कंपनी क्या है आपकी, उसका ये तो हम मांगते नहीं, चलो फिर भी लिख लो, ये मांग लेते हैं, ठीक है। प्लस आप मांगते हो लास्ट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये तो चाहिए होते हैं। टाइप ऑफ एंगेजमेंट ऑब्वियसली हमें पता करनी होती है किस लिए हम काम उनके साथ करना चाहते हैं, ये तो ऑब्वियसली अब एंगेजमेंट लेटर डिसाइड होता है, एंगेजमेंट लेटर में फीस वगैरह सब कुछ डिसाइड होता है, ठीक है। और रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन ने पैन नंबर तो लेता ही है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर नेम, एड्रेस एंड, और आर्टिकलशिप में याद कर लो, आप क्लाइंट का काम शुरू करने वाले हो तो क्या क्या चीज़ें लोगे, बस वो चीज़ें सारी लिखनी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ठीक है। और ये तो एक खत्म भी हो गया, लास्ट क्वेश्चन था, मुझे लगा 120 तक है, चलो सही है हमारा, 120 नहीं सॉरी 20 तक है, ठीक है। 19 तक की सही है, हमारा कवर हो गया सारा। तो यहाँ तक हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन बैंक कवर। तो अगर आपको कुछ और कवरेज चाहिए तो कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अच्छा लगा कुछ तो कमेंट करके बताओ, मतलब कुछ बोल दो अच्छा अच्छा और बाकी कोई अच्छा मत बोलो, बस ऑल विशेष दे दो एग्ज़ाम्स के लिए, आपको खुद भी ऑल द बेस्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सी सीरीज़ करते हैं अपन। प्रोफेशनल एथिक्स तो हमारा यहाँ पे ओवर हो गया, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स डन हमारा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। चलो थैंक यू गाइस, बाय बाय।